सिया राम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मुगल वंश की बात करेंगे। चर्चा करेंगे मुगल वंश की कैसे स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत के क्रम में हमने सारे राजवंशों का अध्ययन कर लिया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को असल में 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट है वो 750 से लेकर 1206 तक ईस्वी माना जाता है, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट 1206 से लेकर 1526 तक, वो पार्ट दिल्ली सल्तनत के नाम से कहलाता है। पहले पार्ट को हम राजपूत काल भी कह सकते हैं, क्योंकि 750 से लेकर जो 1206 ईस्वी तक का काल था उसमें अधिकतर शासक राजपूत ही थे। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में और 1526 तक, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले तक का जो इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। मुगल वंश की शुरुआत 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से ही शुरू होता है और 1857 तक मुगलों ने वैधानिक तौर पर भारत में शासन किया। वैसे मुगल वंश को अगर हम पार्ट में बांटे तो 2 पार्ट इसका भी बनेगा। महान मुगल यानी 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसको रख सकते हैं, जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक आएंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें उत्तरवर्ती मुगल के, तो 1707 ईस्वी से लेकर 1857 तक उत्तरवर्ती मुगल आते, यानी बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक का जो इतिहास है वो उत्तरवर्ती मुगलों का इतिहास है, जो किसी भी स्तर पर एक सम्राट के दृष्टिकोण से दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने जो महान मुगलों ने अपनी वर्चस्व और अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, शासन प्रशासन को जो नया रूप प्रदान किया था, उसके अनुरूप शासन नहीं कर पाए थे। तो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश की चर्चा हम कर चुके और उसकी समाप्ति भी हो चुकी। पहला राजवंश प्रारंभिक पूर्व राजवंश था, दूसरा राजवंश खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और 5वां लोधी वंश। और उनमें भी मैंने जो जो महत्वपूर्ण शासक थे उनकी सभी उपलब्धियों की चर्चा किया, जैसे उनके विजय अभियानों की चर्चा किया था, उनके प्रशासनिक नीति की, आर्थिक नीति की चर्चा किया था, सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा किया था। तो इसी तरीके से मुगल वंश का इतिहास भी शुरू करेंगे कि जो शासक हैं उनके विजय अभियानों की चर्चा होगी, उनकी विभिन्न नीतियों की चर्चा होगी, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, चाहे सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी हो, चाहे वो धार्मिक नीति हो। उन्हीं मानदंडों पर उनके इतिहास को रखा जाएगा, जैसे आसान भी रहता है, क्योंकि जब तक इतिहास का डिवाइडेशन नहीं किया जाएगा तब तक इतिहास समझ में आता नहीं। तो इतिहास को भी हम कई भागों में शासकों के क्रम को और उनके इतिहास को बांटते हैं। तो मुगल वंश के जो महान मुगल शासक हैं, एक बार उनका कालानुक्रम याद कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो मुगल वंश की जो स्थापना है वो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके किया था। लेकिन हुमायूं के शासन सत्ता में आने के बाद स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं थी और शेर शाह सूर ने सूर्यवंश की स्थापना किया था, हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके। 1540 से लेकर 1556 तक का दौर बहुत ही निर्णायक दौर था, 55 तक का माना जाएगा। 15 साल का शासनकाल सूर्यवंश का रहा है। तो ये बीच का एक गैप दिखाई देता है मुगलों के इतिहास में।
फिर इसके बाद अकबर ने उस स्थिति को संभाल लिया, यानी अफगानों की सत्ता को उखाड़ फेंका, जिसकी शुरुआत हम पानीपत के द्वितीय युद्ध से देखते हैं, जो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसके बाद अकबर ने जो एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, मतलब कि बाबर और हुमायूं निरंतर युद्धों में ही व्यस्त थे, लेकिन अकबर ने एक प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया और उसके तहत कई सारी चीज़ें दिखाई देती है। एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी शुरू किया, एक धर्मनिरपेक्ष वाद की प्रक्रिया शुरू किया, जिसके आधार पर उसने एक ऐसा मानक तैयार किया जिसके कारण उसे राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। तो ऐसे दौर में अकबर को इसी नाते वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अकबर के दौर से मुगलों की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट हो जाती है। उसी के दौर से स्पष्ट रूप से धार्मिक नीति दिखाई देती है, जिसमें दीन ए इलाही एक अलग कॉन्सेप्ट है। उससे पहले इबादत खाने की परिचर्चाएँ होती है, महजत की स्थापना होती है, जिसमें धर्म के मामले में वो घोषित करता है कि जो भी राय होगी उसका सर्वे सर्वा मैं ही रहूँगा। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के संदर्भ में आईने 10 साला पद्धति की शुरुआत करता है, कुछ सामाजिक सुधारों पर भी काम करता है। राजपूत पॉलिसी की प्रारंभ इसी के दौर से होता है। इसी के दौर से जो दक्षिण भारत विजय अभियान की शुरुआत होती है। उत्तर भारत विजय अभियान को हम राजपूत पॉलिसी के तहत ही रखेंगे, राजपूत नीति के तहत ही रखेंगे। तो पश्चिमोत्तर सीमांत इलाके में भी इसी के समय से लगातार विद्रोह हुए और उसको दबाया गया, वहाँ पर भी विजय अभियान भेजे गए। इसके बाद जहांगीर के इतिहास की हम चर्चा करेंगे। जहांगीर के इतिहास में जहांगीर के प्रारंभिक जीवन क्या था, जहांगीर और नूरजहां बुत की क्या भूमिका थी जहांगीर के प्रशासन में। जहांगीर की धार्मिक नीति की चर्चा होगी, उसकी राजपूत पॉलिसी की चर्चा होगी, उसकी दक्षिण नीति की चर्चा होगी। फिर इसके बाद हम शाहजहां के काल में आएंगे। शाहजहां के राजपूतों के साथ क्या संबंध थे, उसकी धार्मिक नीति कैसी थी, उसकी दक्षिण नीति और पश्चिमोत्तर सीमांत नीति बहुत ही फेमस रही है। उसका भी समग्र अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद उसका काल मुगल काल का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, उसकी चर्चा होगी। खासकर आर्किटेक्चर के पॉइंट की हम बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे, क्योंकि ताजमहल जैसा फिर कभी कोई स्मारक बनाया नहीं गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि थी। इसके अलावा भी उसने कई सारे आर्किटेक्चर के प्रयोग किए, वास्तुकला के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए। दिल्ली का लाल किला हो, एक नायाब नमूना है। फिर इसके बाद हम मुगलों के पतन की कहानी को देखेंगे, और ये कहानी औरंगजेब के दौर से शुरू होती है। औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन किया जाएगा। औरंगजेब की राजपूत नीति, उसकी दक्षिण नीति, पश्चिमोत्तर सीमांत नीति, उसकी धार्मिक नीति और औरंगजेब का शासन मुगल साम्राज्य के पतन में कहाँ तक उत्तरदायी था इसका अध्ययन करें। औरंगजेब के इतिहास में एक अलग टेंडेंसी ये भी होगी कि उसका मराठों के साथ क्या संबंध था, उसका सतनामियों के साथ क्या संबंध था, सिखों के साथ उसके क्या संबंध थे, जाटों के साथ उसके क्या संबंध थे। इनका भी हम विशद अध्ययन करेंगे, तब चीज़ें स्पष्ट होंगी कि उसकी क्या पॉलिसी रही। और धार्मिक नीतियों में कुछ नए जो आंकड़े आए हैं सतीश समय के जो लेक्चर है और कुछ उनके रिसर्च हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत बारीकी नज़र रखा जाएगा। तो नवीन अनुसंधानों के अनुसार भी कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। फिर 1707 ईस्वी के बाद लेटर मुगल आ जाता है, उत्तरकालीन मुगल, जो कमोबेश बहुत ही कमज़ोर शासक थे, जो शासन सत्ता पर नाम मात्र के बैठे हुए। तो कालानुक्रम में पहले से बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से लेकर 1530 तक 4 युद्धों में ही उसका शासनकाल बीत गया।
पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध, इसके बाद 1530 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। 1530 से 40 तक हुमायूं गद्दी पर काबिज था, लेकिन शेर शाह ने इसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके 15 साल के लिए निर्वासित घोषित कर दिया। फिर वो चला जाता है मध्य एशिया। फिर 1555 से लेकर 56 तक फिर 1 साल वो शासन करता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके बाद 1556 ईस्वी में गद्दी पर काबिज होता है अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक उसने शासन दिया। 1605 से लेकर 1627 तक का शासन जहांगीर का शासन, उसको भी हम 2 पार्ट में रखते हैं। एक पार्ट में नूरजहां से पहले का इतिहास और एक पार्ट में नूरजहां के बाद का इतिहास। यानी 1611 में शादी हुई थी जहांगीर की। 1605 से लेकर 1611 तक का दौर, 1611 से 27 तक के दौर में रखते हैं। इसके बाद फिर शाहजहां के दौर की बात होगी, 1627 से लेकर 1658 तक का दौर, 1658 से लेकर 1707 तक का दौर औरंगजेब का। उससे पहले उत्तराधिकार के युद्ध की भी चर्चा होगी। तो हम एक ब्रीफ हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो स्थानीय राजवंश है जिनके साथ इसके संघर्ष हुए उसको भी हम स्पष्ट करेंगे। राजपूताना के साथ क्या रिलेशन थे वहाँ पर भी चीज़ों का स्पष्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मुगल वंश की हम चर्चा करते हैं। मुगल कहना तर्क संगत है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। अब मुगल इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मातृपक्ष से वो मुगल थे और पिता के पक्ष से वो तैमूरी थे, यानी मंगोलों और तैमूरियों दोनों का खून मिश्रित था इनके वंशजों में। वैसे दोनों बाप के नाम पर ही वंश चलता है भारत के इतिहास में, इसलिए इनको तैमूरी कहना ज़्यादा तर्कसंगत है, क्योंकि मातृपक्ष से ही दिखाई देते हैं। तो आज के इतिहासकार स्पष्ट है कि मुगल संज्ञा ही गलत, इनको तैमूरी ही कहा जाए। तो अब यहाँ शुरू करते हैं हम कॉन्सेप्ट के मुगल वंश जिसकी बात हो रही थी। तो 1526 से लेकर 1857 तक रखा जाता है, क्योंकि बहादुर शाह जफर अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। इससे तय है कि कहीं न कहीं इस्लामिक राज व्यवस्था के अनुसार उसको माना जाएगा शासक, और उसके झंडे तले तमाम जगहों के लोग एकत्र हुए थे। विद्रोहियों का सबसे बड़ा वो नेता था, विद्रोह का झंडा बरदार बना था 1857 विद्रोह में, तो उसके हैसियत को यहाँ कम नहीं किया जा सकता है। तो 1857 तक हम रखेंगे टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से भी। तो मुगल की यहाँ जो बात हो रही है, लैटिन भाषा शब्द मोंग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। 1526 ईस्वी में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके इस राजवंश की स्थापना करता है। वह पिता की ओर से चगताई सुर्ख था और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। यही बात मैं कहना चाह रहा था। इसी नाते से इनको अगर चगताई तुर्क कहा जाए, वैसे ये बरलास नस्ल के थे। बरलास और तुर्कों की कुल बताए थे आपको कि 64 जातियां थी, उसी में से एक बरलास दिखाई देता है। ठीक है, तो जो मंगोल थे वो अलग जाति है, तुर्क एक अलग जाति है। मंगोल भी पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन गजगवान खान पहला ऐसा शासक था मंगोलों का जिसने इस्लाम स्वीकार किया था। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया। अब इनके मानने से थोड़ी न हो जाए कि मान लिया जाए, क्योंकि भारत में भी जो सत्ता है या जो वंश चलता है, वसीयत है, वो पिता के नाम पर होता है। जैसे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट हम देखे, यही बात कर ले उसकी।
एक राजवंश प्राचीन काल में आप नाम सुनते हैं, उस राजवंश का नाम है सातवाहन, जिसमें शासक के पहले उनकी माता का नाम दिखाई देता है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी सातकर्णी की माता का नाम गौतमी था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के माता का नाम वशिष्ठी था। अब इसे थोड़ी मान लिया जाए कि उसकी माता शासन कर रही है, ये सम्मान स्वरूप के तौर पे रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के दौर में भी उसकी कुछ खुदाइयाँ से इतिहास सारे मानते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज रहा है। ऐसा कहीं नहीं स्पष्ट है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि जैसे अभी मान लिया जाए कि आप एक पंडाल लगा है दुर्गा पूजा का और आप आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उसी समय भूकंप आ जाए, तो जब बहुत सालों बाद कोई चीज़ खुदाई होगी तो वहाँ के जो मूर्तियाँ होंगी, इससे ये स्पष्ट होगा कि लोग इनकी उपासना कर रहे थे, लगता है कि इन्हीं का वर्चस्व रहा होगा। तो ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं रहा है। मातृसत्तात्मक समाज नहीं रहा है, हमेशा पितृसत्तात्मक ही समाज रहा है। तो यहाँ पर भी यही स्पष्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए उसने उसके द्वारा स्थापित वंश को मुगल वंश कहलाने की बात कर रहा है। उसके संपूर्ण जीवन को हम 3 चरणों में विभक्त करते हैं, ठीक है। यानी इसका एक आरंभिक जीवन हो गया, यानी काबुल की विजय हो गई, फिर इसके बाद वो काबुल का शासक बनता है, ठीक। इसके बाद भारत में उसकी जो गतिविधियां हैं, यानी यहाँ पर 1519 ईस्वी में इसने सबसे पहले हमला किया था, पहला आक्रमण। 1519 ईस्वी के बाजौरा के युद्ध में पहली बार आक्रमण किया था, और उसी युद्ध में पहली बार उसने तोप और बंदूक का भी इस्तेमाल किया था भारत में। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, बाजौरा का युद्ध। इसके बाद वो भीरा के किले पर कब्जा कर लेता है। अगर भारत के इतिहास में अगर हम बात किया जाए कि तोप और बंदूक का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ, तो 1510 ईस्वी है। 1510 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, इसे गोवा का युद्ध कहा जाता है, गोवा का युद्ध। ये हुआ था यूसुफ आदिल शाह, ये गुजरात का था, यूसुफ आदिल शाह प्लस अलबुकर के बीच, ये पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। इन्हीं के बीच गोवा का युद्ध लड़ा गया था, और उसी में पहली बार पुर्तगालियों ने तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया था। यहीं पे सबसे पहले तोप और बंदूक का इस्तेमाल हुआ है। फिर इसके बाद 1514 ईस्वी में चांदीरान का युद्ध हुआ था। 1514 ईस्वी में चांदीरान का युद्ध, इसमें भी तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। फिर इसके बाद ये आता है बाजौरा और भीरा का युद्ध, जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। 1519 ईस्वी में लगातार उसके हमले शुरू हो जाते हैं, और 1526 तक उसने 5 बार कुछ हमले किए, यानी पानीपत के हमले से पहले उसने 5 बार भारत पर हमला किया था। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें अभी यहाँ हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चले अभी हम बाबर की बात करें हम लोग। 1483 से 1530 तक ये शासनकाल है, ठीक है। यहाँ पर पिछले बिंदु में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसको आप लोग ये 83 कर लीजिएगा। ठीक, आए हम लोग, चल बाबर की बात हो रही है यहाँ पर।
मूल इसका जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पाशा गाजी था। ये इसका मूल पूरा नाम था जब गद्दी पर काबिज होता है। यानी यहाँ आप जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पादशाह गाजी, ये पूरा नाम, ठीक है। तो 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था अंदीजान, ये फरगना में था, ठीक है, फरगना है। मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लेकिन जब सिंहासन काबिज होता है तो पूरा नाम ये हो जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पाशा गाजी। बाबर का वैसे अगर हम बात करें फारसी में जो अर्थ होता है वो शेर होता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम था इसका। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, कुतलुग निगार खानम नाम, ठीक। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, उमर शेख मिर्जा था। उपाधि बादशाह की और कलंदर की, कलंदर का अर्थ होता है दानी होता है। अपने विजयों के फलस्वरूप इफराद मात्रा में इसे धन मिलता है, अपार अकूत धन मिलता है, और उसको बाढ़ देता है लोगों में, इसलिए इसको कलंदर कहा गया, दानी कहा गया, ठीक है। आगे चले हम। चले यहाँ पर बात करें बाबर संबंधित कुछ फैक्ट की। हाँ, देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मध्यकाल का पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी था, सुल्तान की अगर हम बात करें। लेकिन बादशाह की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह खिताब धारण किया था। सुल्तान और बादशाह में अंतर होता है, उसको जानना भी जरूरी है। सुल्तान जो है वो अरबी भाषा के शब्द सुल्त से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिनियुक्त होता है, और वो खलीफा के अधीन रहता है। ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है खलीफा के अधीन ही रहा है, उसकी संप्रभुता खलीफा पर निर्भर रही है। लेकिन बादशाह के साथ ऐसा नहीं है, बादशाह अपने आप में संप्रभु होता है, और बादशाह का अर्थ होता है स्थिर पांव वाला, यानी अस्थायित्व का स्वामी जिसको हम कहा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंट है कि इसके अंदर अब संप्रभुता निहित होती है, ये अपने निर्णय स्वयं भी ज्यादातर लेते रहे। उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। मुगल क्या, अगर पूरे भारत के इतिहास में अगर चर्चा करें तो ये पहला शासक है, ठीक है। 1504 ईस्वी में काबुल विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध ये उपाधि धारण की थी, ठीक। 1504 नहीं होगा, 7 होगा। इससे पूर्व जो शासक थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। तो मिर्जा जो है इसका अर्थ होता है वफादार मित्र, वफादार मित्र, ये मिर्जा का अर्थ। यानी इससे पहले के जो शासक थे वो मिर्जा का खिताब धारण करते थे। ये पहला ऐसा शासक है जिसने बादशाह का खिताब धारण किया। ये अलग बात दिखाई देती है। जैसे प्राचीन काल में बहुत शासक राजा महाराजा ही कहलाते थे, लेकिन सम्राट की अवधारणा स्पष्ट रूप से सबसे पहली बार हमें दिखाई देती है। जो शासक है उस शासक का नाम है, नंदवंश का वो शासक है, उसका नाम है घनानंद। उसी का घनानंद नहीं, महापद्मनंद, उसको हम सम्राट मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं कि उसका जो शासन था वो चारों दिशाओं में वो शासन कर रहा था, यानी एक राष्ट्र की अवधारणा दिखाई दे रही। तो स्पष्ट है कि वहीं से सम्राट का कॉन्सेप्ट उभरा, और राष्ट्रीय स्तर का सम्राट और जिसका कद उससे भी ज़्यादा बड़ा था वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। तो यहाँ पर
1526 ईस्वी में पानीपत के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया और उसकी इसी उदारता का उसे कलंदर की उपाधि दी गई, यानी जो अपनी दान वीरता के लिए फेमस था, इसलिए कलंदर इसको कहा गया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, आती कहा जाता है, वो दान वीरता के नाते कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसके साथ भी है। सिक्के बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख सिक्का चलाया था, इसको नोट कर लीजिएगा, शाहरुख, और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। ये दोनों सिक्का आप नोट कर लीजिएगा, शाहरुख और बाबरी सिक्का, ये दो सिक्के उसने चलाए थे। आगे चलकर हुमायूं ने एक चमड़े का सिक्का चलाया था, असफल रहा, कुत्ते बिन खा गए उसको, बहुत खराब स्थिति हो गई। और अकबर के दौर में एक विस्तृत मुद्रा प्रणाली का फिर से विकास होता है। उसकी सोने की 3 मुद्राएं बहुत फेमस है, मुहर, संसब और इलाही के नाम से जाने जाते हैं। शेर शाह का रुपया बड़ा फेमस रहा है। तो अभी तो हम आगे चर्चा हो गई उन सारे बिंदुओं की। उसके चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ चारों खलीफाओं का नाम लिखा होता था, मतलब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा कहलाते थे। और खलीफा जो है वो इस्लाम के आध्यात्मिक मामलों का प्रधान कहलाता था। दूसरी ओर बाबर का नाम और उसकी उपाधियां अंकित होती थी। कॉमन चीजें हैं, ज़्यादातर मुद्राओं में शासकों के नाम मध्यकाल में रहे हैं और खलीफाओं के नाम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना आदर्श उन्हीं को मानते थे, इसी नाते उनकी उपाधियां होती थी। चले अब यहाँ देखें, बाबर को आत्मकथाओं का राजकुमार कहा जाता है, जीवनियों का राजकुमार कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे शानदार आत्मकथा अगर किसी की बात है तो बाबर से मानी जाती है। कमाल सी आत्मकथा है, मैंने इससे बेहतर आत्मकथा तो कभी न पढ़ा है न कभी समझा है। इसलिए नहीं समझा है, देखे आत्मकथाओं में भी आदमी बचता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं लिखता, इसने भी नहीं लिखा, लेकिन हाँ जो बेबाकी इसने दिखाया, और भारत की सभ्यता, संस्कृति और जो जलवायु, पेड़, फल, फूल, पौधे, उसका जैसा ब्यौरा लिखा वैसा अन्यत्र बड़ा मुश्किल रहा है। और वो चगताई तुर्की भाषा में इसने लिखा था, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद भी किया गया था, और कई शासकों के समय में वो हुए थे। और मूल जो अनुवाद तुर्की भाषा से किया था मिसेस देवरीज ने किया था। तो कमाल की आत्मकथा इसकी है। इसकी आत्मकथा को बाबरनामा या वाकियात बाबरी या सुजूक बाबरी के नाम से जानते हैं। तो एक शब्द मिलता है, तुजूक मिलता है भाई, इसका अर्थ भी आत्मकथा ही होता है। ये तुर्की भाषा का शब्द है। देखें, जहां पर नामा या तुजूक मिल जाएगा, मान लीजिएगा कि वो आत्मकथा ही है। ठीक है, ज्यादा चल रही है। तो बाबर की आत्मकथा यह है। आत्मकथा पे एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिए। दिल्ली सल्तनत काल में पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम क्या है? फुतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखा था उसने, और ये उसने फारसी में लिखा था। ठीक, दूसरी आत्मकथा लिखी गई है तुजूक बाबरी के नाम से या बाबरनामा, ये चगताई तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। तीसरी आत्मकथा है तुजूक जहांगीरी, वो फारसी में लिखा था, खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा था। 3 आत्मकथा बहुत फेमस है, उसको आप याद कर सकते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की था, तुर्की की भी कई श्रेणियां होती थी, उसमें चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा, जिसे हम तुजूक बाबरी
के नाम से जानते हैं, इसे बाबरनामा या वाक़ियात बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सर्वप्रथम अकबर के दौर में इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ये होगा। आप पाइंदा खान है, इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना है। पाइंदा खान ने किया। इसके तुरंत बाद 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना जानते हैं भाई, हिंदी में नीसी के दोहे के लिए बड़े फेमस व्यक्ति है। बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम लीडन और अर्स्किन एल्किंग ने 1826 ईस्वी में किया। मिसेस बेवरी ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अनुवाद किया था। सबसे बेजोड़ यही आत्मकथा मानी जाएगी, मूल तुर्की से करते। 1905 ईस्वी में किया था। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का भी संकलन किया था। दीवान का मतलब होता है फारसी में रचित कविताओं का संग्रह। उसने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का भी विकास किया था। बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी कहते हैं। ये पूरे पॉइंट को नोट किया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चले हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी आज के लिए हम इतना ही रहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे। ये तो एक खाका तैयार हो रहा था कि उसकी आत्मकथा कौन सी थी, उसके अनुवाद कौन से थे, उसका मूल नाम क्या था, पिता का नाम, ये तो एक मोटी मोटा तैयार हो रहा था खाका। अब नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।